रूह निया और अरुण तक पहुंच जाता है। राम के आदमियों से बच के, लेकिन वहां से बाहर निकलते हुए वो लोग पकड़े जाते हैं। राम अपने प्लान के अकॉर्डिंग रिवान को बोल देता है कि रूह की किडनैपिंग अरुणों ने ही की है। रिवान गुस्से से तमतमाता हुआ वहां पहुंच जाता है। राम को लगता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद ही जाल में फंस चुका था। अपने पापा को देख के रूही की आंखों से तो आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती और अपना हाथ अरुण से छुड़वा के रिवान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। रूह की आंखों से आंसू बस बहे ही जा रहे थे। रिवान उसको शांत करवाने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह जाता है क्योंकि रूह पीछे हट जाती है। रिवान रूह को सवाली नज़रों से देखने लगता है। उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रूह को प्यार से बोलता है, क्या हुआ बेटा, अब तुम्हारे अंकल आ गए हैं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। रूह दर्द में मुस्कुराते हुए बोलती है, अब भी आप यही कहेंगे कि आप मेरे अंकल हैं? यह बात सुनकर रिवान के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। उसे नहीं पता था कि रूह सब जानती है। रिवान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो आगे बढ़कर रूह को कस के गले लगा लेता है, लेकिन रूह उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती और मूर्ति बनी रहती है। थोड़ी देर में रिवान उससे अलग होता है और फिर वह उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तुझे सच नहीं बताया कि तू ही मेरी बेटी है और मैं तेरा बाप हूँ। तुझे नहीं पता इतने साल मैंने कितने दर्द में गुजारे हैं, कितना अकेलापन था मेरी ज़िंदगी में। इसी वजह से तुझे पाके जैसे मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई। मुझे लगा कि अगर मैं तुझे सच सच बता दूंगा तो शायद तू मुझसे नाराज होके दूर चली जाएगी, इसलिए मैं चुप रहा बेटा। रूह और इवान को बात करते देख राम को अपना प्लान फेल होते हुए नजर आ रहा था। वो उन दोनों को खुन्नस से घूरे जा रहा था। राम अपने मन में बोल रहा था, क्या भरत मिलाप लगा रखा है इस बाप बेटी ने। इतने सालों तक तो इन बाप बेटी को एक दूसरे की याद तक नहीं आई और यहाँ पर गंगा जमुना बहाकर बाढ़ लाने का इरादा बना रखा है। अबे वो मंदबुद्धि इंसान, अपनी बेटी के इस आशिक को ख़त्म करो और मेरा काम पूरा करो। एक बार मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए फिर मैं निकला यहाँ से। तेरा नाम राम सत्य तो अच्छत कर देगा अगर उसके बेटे का ऊपर का टिकट कट गया तो। लेकिन रूह और ईवान को तो जैसे होश ही नहीं था कि वो दोनों इस वक्त कहाँ पर खड़े थे। अर्णव उन दोनों को बात करता देख एक चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब उसे रूह की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। रिवान की हालत देखकर वो समझ गया था कि वो आदमी चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने देगा। अर्णव वहाँ से निकलने लगता है और जाने लगता है। उसको देख के राम, निकिता और सोहन का दिमाग खराब हो जाता है। सोहन सबकी नज़रों से बचते हुए बाहर जाता है और एक पिलर की आड़ में खड़ा होकर फायर कर देता है। सब लोग जब गोली चलने की आवाज़ सुनते हैं तो होश में आते हैं। नज़र घुमा के देखा तो गोली रूह की बाजू को छू के निकली थी। रूह वहीं दर्द से अपने हाथ को पकड़ के बैठ जाती है। रिवान की आंखें अपनी बेटी को इस हालत में देखकर एकदम से बड़ी हो जाती हैं। वो रूह को संभालने के लिए आगे बढ़ता है कि अर्णव, निया और अरुण भी आते हैं। निकिता और राम भी झूठा दिखावा करने आगे आ जाते हैं कि तभी सोहन बाहर से भागते हुए अंदर आता है और फिर बोलता है, अंकल, सिंघानिया के गार्ड्स ने हम सब पे हमला कर दिया है। उन लोगों ने ही रूह को गोली मारी है।
ये सुनकर तो रीवान का खून खौल जाता है और अर्णव तो ऐसा हो गया था मानो अभी अभी जाके सोहन को उठा के जलती हुई लंका में फेंक देगा। रूह को तो अब तक बेहोश हो चुकी थी। रीवान गुस्से से एकदम चीखता है, अच्छा सिंघानिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रीवान जोर से अपने असिस्टेंट पे चीखता है, गार्ड को बुलाओ और अभी के अभी खत्म करो सबको। निया और अरुण उसे सच बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीवान तो किसी की सुनने की हालत में नहीं था। असिस्टेंट के एक इशारे से दर्जनों गार्ड्स वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर राम, निकिता और सोहन को घेर लेते हैं। ये देख के उन तीनों के ही होश उड़ जाते हैं। उनका खुद का प्लान उन पे ही उल्टा पड़ चुका था। अर्णव रूह के हाथ पे अपना रुमाल बांध देता है और फिर उसे अरुण को सौंपते हुए बोलता है, इसे हॉस्पिटल ले जाओ, बाहर मेरी कार है और राहुल भी है, वो हेल्प कर देगा। अरुण, निया जल्दी से रूह को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। राम रीवान के गार्ड्स की कैट से झटपटाने लगता है। वह गार्ड से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था। रूह के वहाँ जाते ही रीवान अपनी जगह से उठता है और राम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और राम को कस के एक थप्पड़ मारता है और उसके जबड़े को अपने हाथों में भर के गुस्से से एकदम नोचते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी बेटी को किडनैप करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? फिर उसके हाथ को ऊपर उठा के बोलता है, तुम्हारे हाथ की रुद्राक्ष की माला मैंने एयरपोर्ट के सीसीटीवी फोटोज में देख ली थी कि मेरी बेटी की किडनैपिंग में तुम्हारा ही हाथ है। उसी वक्त मैं ही समझ गया था कि यह सब तुम्हारा किया धरा है। तुम सबको अपने मुहरे की तरह यूज करना चाहते हो, लेकिन मुझे अपनी बेटी चाहिए थी, वो भी बिल्कुल सही सलामत। इसलिए मैं तुम्हारी सारी की सारी बकवास बातें मान रहा था अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए। मुझे मेरी बेटी मिल गई तो तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं। रीवान गुस्से से अपनी गन निकाल के राम के ऊपर पॉइंट कर देता है। यह देख कर निकिता और सोहन दोनों ही चिल्लाने लगते हैं, छोड़ो उन्हें, अगर उन्हें एक खरोंच भी आई तो हम तब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रीवान दोनों को जवाब देता हुआ बोलता है, पहले अपनी जान बचा लो, उसके बाद इस कुत्ते को बचाना। रीवान जब राम से बात कर रहा था उसी वक्त अर्णव ने चुपके से जाकर सोहन की रस्सियां खोल दी थी और उसके हाथ में गन भी पकड़ा दी थी और धीरे से उसके कान के पास जाके बोलता है कि अभी अपने बाप को बचा लो, सकते हो तो बचा लो, मुझसे तो तुम बाद में भी निपट सकते हो। सोहन उसकी बात के झांसे में आ जाता है। अर्णव चुपचाप से अपना काम खत्म करके वहां से निकल जाता है। रीवान जैसे ही राम के ऊपर गोलियां चलाने लगता है कि सोहन उसके ऊपर फायर कर देता है और वो गोली जाकर सीधा रीवान के हाथ में लगती है और उसके हाथ से गन छूटकर गिर जाती है। गोली चलते ही सारे गार्ड एकदम से अपने हरकत में आ जाते हैं और सोहन को फिर से पकड़ लेते हैं। रीवान गुस्से से अपने हाथ को पकड़ते हुए खड़ा हो जाता है और एक नज़र सोहन को घूरता है। उसकी आंखों में इतनी आग थी कि खड़े खड़े पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दे। रीवान अपनी गन उठाता है और सोहन के पास जाकर सीधा उसके सर पे मार देता है। सोहन के सर में चोट लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अपने बेटे की हालत देख निकिता जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रीवान छोड़ो मेरे बेटे को, उसकी इन सब में कोई भी गलती नहीं है। इन सब का मौका देखकर राम एक गार्ड से गन छीन लेता है और रीवान के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन रीवान बच जाता है और वह अपने गन से राम के माथे के बीचों बीच ही शूट कर देता है।
राम एकदम वहीं सा निढाल गिर जाता है। उसकी तो सांसें टूट चुकी थीं। यह देख निकिता अपनी जगह पर ही जम जाती है। रीवान गुस्से से अपने गन की सारी गोलियां एकदम उड़ा देता है और उसके पास जाके बोलता है, ये मेरी बेटी को किडनैप करने के बारे में सोचने की, उसको किडनैप करने की हिम्मत करने की सज़ा है। उसके बाद वह अपने गार्ड्स को इशारा करता है और वहाँ से जाने लगता है। उन लोगों ने निकिता की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। निकिता राम के पास बैठ के जोर जोर से रोने लगती है। उसकी तो पूरी की पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वो गन लेके जाते हुए रीवान को पीछे से शूट कर देती है। वह गोली रीवान के दिल के पास लग जाती है और वहीं वह गिर जाता है। रीवान का असिस्टेंट उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें एकदम धीरे धीरे से बंद हो जाती हैं। उसके बाद रीवान के गार्ड्स गन उठा के निकिता को भी शूट कर देते हैं और उसकी भी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। सब कुछ आज वहीं पर ही खत्म हो गया था। इतिहास की एक बार फिर दोहराया गया था जो 24 साल पहले हुआ था। कहते हैं जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल भी मिलता है, और आज उन तीनों को उनके कर्मों की सज़ा मिल चुकी थी। उन्हें उनके कर्मों का फल मिल चुका था। खंडहर में जो कुछ भी हुआ था वह सब अच्छा था और बाकी सब वहाँ पर लगे सीसीटीवी फोटो से सब कुछ बस देखे जा रहे थे। ये प्लान राम ने नहीं बल्कि उन्होंने किया था। आज फिर 24 साल के बाद उसकी आंखों में 24 साल पहले वाले ही मंजर से दिखाई दे रहा था, लेकिन सब बस फर्क इतना था कि उस दिन अच्छाई की हार हुई थी और आज बुराई की हार हो गई। आज सब लोगों ने एक चैन की सांस ली थी। इन सब में सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को हुई थी वह सबके बच्चे थे। रू जिसने अपने पिता को अभी अभी जाना था कि वह उसका पिता है, वह अभी की अभी उसे छोड़कर जा चुका था। पता नहीं जब वह होश में आएगी तो उसके ऊपर क्या ही बीतेगी। अभी तो उसे अपने पिता से ना जाने कितनी सारी बातें करनी थी। जानना था कि उसने उसे इतने सालों तक खुद से दूर क्यों रखा है। उसकी क्या गलती थी इन सब में? उसकी माँ कौन है? सबसे बड़ा सवाल तो यही था उसके लिए। अब रीवान के जाने के बाद वह अपनी माँ को कैसे ढूंढेगी? जिंदा भी है या फिर नहीं? यह सारे सवाल उसके ऐसे के ऐसे ही धरे के धरे रह गए। रीवान का असिस्टेंट उसकी डेड बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के कुछ देर बाद ही सोहन को होश आता है। वह अपने चारों ओर देखता है तो सब जगह खून ही खून बस बिखरा हुआ था। उसके सामने उसकी माँ और पापा की लाश पड़ी हुई थी। सोहन अपना सर पकड़ के वहीं पर बैठ जाता है और धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर अपने मम्मी पापा के पास जाता है और उन दोनों को गले से लगाकर जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगता है। सोहन की हालत देखकर शायद किसी को भी रोना आ जाता, लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप जो कर्म करते हैं उनका फल बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। आज निकिता के सिखाए हुए गलत कर्मों की वजह से ही सोहन एकदम दलदल में फंस चुका था। वह अपने माता पिता को गले से लगाकर बोलता है, आपकी हालत उस अर्णव सिंघानिया की वजह से हुई। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कसम खाता हूँ। मैं जब तक उसे इस दुनिया से रुखसत ना कर दूँ मैं एक पल की चैन की सांस भी नहीं लूँगा। वह भी अपने माँ पापा की डेड बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। रीवान के असिस्टेंट ने उसके क्रियाक्रम की सारी विधि को पूरा किया था कि उसकी चिता को आग देना ही बाकी रह गया था। वो हॉस्पिटल जाता है क्योंकि अब तक रूह को भी होश आ चुका था।
असिस्टेंट को देखते ही वह अपने पापा के बारे में पूछने लगती है। दीवान का असिस्टेंट अपना सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। रोज समझ जाती है कि उसके पापा को उसके कर्मों की सज़ा मिल चुकी है। वह कुछ नहीं कहती और चुपचाप उठकर असिस्टेंट के साथ चली जाती है। वह अपने पिता की चिता को अग्नि देती है और असिस्टेंट उसे वहां से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह जाने से मना कर देती है। असिस्टेंट उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए वह भी उसके साथ वहीं बैठ जाता है। निया और अरुण रूह को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूह ने अब तक न कुछ कहा था और न ही एक आंसू की बूंद भी उसकी आंखों से निकली थी। सबको उसकी फिक्र होने लगी थी। अर्णव को भी यह सारी की सारी खबर राहुल ने दे दी थी। अर्णव रूह से मिलने के लिए उसके घर जाता है। रूह अर्णव को देखकर भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। असिस्टेंट ने रूह को बता दिया था कि दीवान ने अपना सब कुछ उसके नाम पे कर दिया था। पहले तो रूह ने लेने से मना कर दिया, लेकिन जब असिस्टेंट ने उसे बताया कि ये सब उसकी माँ का है, तो रूह भी मना नहीं कर पाई। अर्णव जब रूह के पास आता है तो रूह उससे कुछ देर अकेले में बात करती है। अर्णव कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। किसी को नहीं पता था कि रूह और अर्णव के बीच में क्या बात हुई थी। वो काली रात गुजर जाती है। अगले दिन ही अर्णव और बाकी सब राजस्थान छोड़ के दिल्ली के लिए चले जाते हैं। रूह भी अपनी कंपनी के और बाकी कुछ ज़रूरी काम करने में लग जाती है। न अर्णव ने जाने से पहले रूह से बात करने की कोशिश करी और न ही कोई कोशिश रूह ने की थी।